जय हिंद साथियों। आज मैं आपको देश के में जो हो रहे हैं हालात उससे कुछ बातें करना चाहूँगा। राजनीति इतनी विवश कभी नहीं थी, सत्ता में आने की होड़ इस तरीके की कभी नहीं थी। इस दौर में लोकतंत्र को दफन करके सत्ता को पाने की सोच कभी ऐसी नहीं थी। लेकिन 30 जनवरी को इस देश में खुली आँखों से जो देखा, उसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि अगर मेयर के चुनाव में इस तरह का खुला खेल किसी चुनाव अधिकारी के जरिए मौजूदा दिल्ली की सत्ता कर सकती है, तो आने वाले वक्त में इस देश में किस चुनाव को लेकर कौन से सवाल खड़े होंगे और लोकतंत्र कैसे बचेगा। शायद यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन क्योंकि इस वक्त इस देश में चुनाव ही एकमात्र ऐसा रास्ता जिसके जरिए इस देश में लोकतंत्र रहेगा, बचेगा, यह दफन कर दिया जाएगा, यह सवाल बार बार गूंज रहा है। और 30 जनवरी को चंडीगढ़ के जो मेयर हैं, जब 36 वोट पड़े उसमें 8 वोट खारिज कर दिया गया, तो पहली बार यही सवाल उठा, यह कैसे संभव है, सब कुछ कैमरे में कैद है। अब सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे फैसला लेगा। और 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैलेट पेपर को मंगवाया, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को मंगवाया। उसके बाद उस रिटर्निंग ऑफिसर को कटघरे में खड़ा करके एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपने इन 8 बैलेट पेपर को खारिज कैसे कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर हिचकिचाते थे, हड़बड़ा रहे थे, उनकी जुबान फिसल रही थी। और अदालत के भीतर कल और आज जो हुआ, उसने एक बात साफ कर दी कि इस देश के भीतर अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र को बचा पाना शायद मौजूदा राजनीति की सत्ता के हवाले बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और शायद इसीलिए संविधान ने व्यवस्था की है कि चेक एंड बैलेंस, जिसमें अगर कार्यपालिका गलत हो, न्यायपालिका नकेल कस सके। राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी तरफ से एक ही आवाज़ आती रही कि मेयर के चुनाव में गड़बड़ी हुई, उसे हम मानते हैं, जिसने गड़बड़ी की उसे आप सज़ा दें डालिए, लेकिन चुनाव फिर से कराइए। क्यों? क्योंकि इस दौर में 3 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे। यानी कि उस फैसले को लेकर और फैसले से पहले की प्रक्रिया और आज के फैसले के बीच इस देश में खरीद फरोख्त भी खूब होती है। इस देश में डराया धमकाया जाता है और शायद लोकतंत्र वहीं पर हाँफने लगता है। लेकिन यह खुला खेल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने चल नहीं सका। जरा सिलसिलेवार तरीके से आज इन परिस्थितियों को समझिए कि भारत का लोकतंत्र क्यों इस दौर में मुश्किल हालातों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, और सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई इस दौर में क्यों बच नहीं पा रही। क्योंकि 36 वोटों में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे, जिसमें आम आदमी के पास सबसे ज़्यादा वोट 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 7 वोट थे। दोनों एक साथ हुए तो 36 में से 20 वोट एक पक्ष में और दूसरी तरफ 16 वोट थे, जिसमें 14 वोट बीजेपी के, एक बीजेपी के सांसद के तौर पर और अकाली दल के। कोई भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन वोट को अगर बैलेट पेपर के जरिए डाला जाए तो जीत तो सीधे तौर पर जिसके पास 20 वोट हैं उसकी हो जाएगी। लेकिन 30 जनवरी को ऐसा नहीं हुआ, और उसी के बाद सवाल खड़ा हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर को खारिज किया और कहा कि उस पर गड़बड़ी पाई गई, वो गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट आते आते डगमगा गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई दोबारा शुरू की तो बैलेट पेपर मंगवाया, और उसके बाद अदालत के भीतर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी चलाया गया। चुनाव के वक्त हुई थी और एक झटके में सारी बातें सामने आ जाती हैं। जब सारी बातें सामने आ जाती हैं, दोबारा यह आवाज़ आई, दोबारा चुनाव करा लीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, ना तो दोबारा चुनाव होगा और ना ही दोबारा वोटों की गिनती होगी। जो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि एक बार फिर वोटों की गिनती कीजिए, हाई कोर्ट की अगुवाई में हो और अदालत की मौजूदगी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, जब 8 वोट पड़े हैं इंडिया गठबंधन के और 8 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर के पड़े हों, तो उनमें गिनने की और गिनती कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक झटके में फैसला सुना दिया। फैसला लिखते वक्त आखिरी लाइन खुले तौर पर थी कि जिस चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को अनिल मसीह, जो कि बीजेपी के मॉनिटरिंग सेल से जुड़े रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे और उन्हें ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर इस पूरे
घटना को अंजाम दिया गया। इसके पीछे कौन है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं उठा सकता। यह सवाल राजनीतिक तौर पर उठेगा और राजनीतिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी ने कहा, दरअसल लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। तो क्या वाकई इस देश में और देश के प्रधानमंत्री बीजेपी सत्ता में हर जगह मौजूद रहे, वो चाहे मेयर का चुनाव ही क्यों ना पड़ा हो, और वह भी चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की इस पूरी आबादी सिर्फ 14 लाख की है। वहां मेयर कौन होता है, कौन नहीं होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन उस दायरे में एक सांसद की सीट आती है, और ऐसे में अगर नगर निगम की भूमिका क्या वाकई बड़ी होती है, तो जो मेयर अपना होना चाहिए। यही सोच क्या राजनीतिक तौर पर थी, लेकिन जिस अपराध को किया गया एक चुनाव अधिकारी के जरिए, अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। और अदालत के भीतर आज जो आर्गुमेंट किए गए, हमें लगता है उससे भी वहां सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की, अब उसके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा और उसको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया, क्या होगा। संबंधित सुप्रीम कोर्ट का मैसेज बहुत साफ है। जो जिस चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की और उन्होंने कहा दरअसल जो बैलेट पेपर थे खराब थे, दरअसल वो खराब नहीं थे, उसे खराब रिटर्निंग ऑफिसर ने किया था। और इस देश के भीतर पहली बार जो चुनाव करा रहा वो रंगे हाथ तो पकड़ा गया, कई मौक़ों पर हो सकता है नहीं भी पकड़ा जाता हो, और इस देश के भीतर सिर्फ यह एक सवाल बनकर रह जाता है, या राजनीतिक तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप के बातें में गुम हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग से हटकर आज सवाल सुप्रीम कोर्ट और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस प्रदीप वाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने बेंच को जो सौंपे एक बैलेट पेपर थे, उनमें से उसके बाद वहां का वीडियो चलाया। लेकिन उस वीडियो को चलाने से पहले वह इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे वह अनिल कुमार थे, उनकी मौजूदगी थी, मनोज कुमार उनकी मौजूदगी भी थी, कुलदीप कुमार जो मौजूद थे, जो पिटिशनर थे सभी की मौजूदगी थी, दोनों तरफ से वकील थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा 8 पर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे साइन किया और हर जगह पर एक सिंगल लाइन खींच दी। अगर मिस्टर मसीह आपने कहा था जहां जहां लाइन खींची है तो बैलेट खराब कर दिए गए थे, यह खराब किए गए हैं आपके द्वारा। और उसके बाद पिटिशनर कुलदीप कुमार ने कहा यह सिर्फ एक लाइन है, यह केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट इनवैलिडिटी नहीं हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर इसी वीडियो पर बैलेट खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मसीह चुप हो गए। अदालत में वह आए और उन्होंने सोचा वह बच जाएंगे, इसलिए वह लगातार गुमराह कर रहे थे। मसीह से जब कहा गया आपने तो जो इन बातों को कहा कि ये बैलेट पेपर खराब हो गए थे, तो क्यों नहीं उस दौर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख ली जाए। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग आज अदालत में फिर चली, जिसको इस देश ने देखा था। अदालत में जिस वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाया गया और वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर वह मसीह जो लकीर खींच रहे थे, साइन कर रहे थे, दाग लगा रहे थे, बैलेट पेपर खारिज कर रहे थे, उस वीडियो को जब फिर देखा गया और उनकी पहचान के लिए ही क्रॉस का निशान बनाया गया था। जब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा आप कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे, बैलेट पेपर को खराब करने का काम आपने क्यों कर रहे थे, आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे और नियम में साफ तौर पर यह प्रावधान है जो आपने किया, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। आप मतपत्रों पर अन्य कोई चिन्ह लगा भी नहीं सकते। सॉलिटेड इन सब पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। इसके बाद मुकदमे की परिस्थिति आ गई जहां पर इनको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया, लेकिन उसके साथ ही चीफ जस्टिस ने बहुत साफ तौर पर कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती हो, निशान लगाए गए, सभी 8 बैलेट को वैध माना जाए और वो उसके पक्ष में पड़े हैं, उसी के आधार पर वोटों की गिनती हो। लेकिन फैसला लिखने का जब वक्त आया, जिसमें तकरीबन 35 मिनट का वक्त लिया गया, इसके बाद फैसले में साफ तौर पर कहा गया इससे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। और ऐसे में
अब मुकदमा तो चलेगा मसीह के खिलाफ, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि आम आदमी पार्टी के मेयर वह चुनाव जीत गए और वही अगले मेयर होंगे। इस दौर में जो सवाल उठ रहे थे, क्या 3 पार्षद जो शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी में आ जाएंगे? दरअसल इससे इसकी भी पोल पट्टी इस दौर में खींच दी और किस तरीके से प्लानिंग की गई। 30 जनवरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वक्त तक की जा रही थी, यह मानकर चला जा रहा था या कि बीजेपी के उनके पार्षद मेयर बनने वाले लोग या फिर राहुल गांधी को इंडिकेट कर रहे हैं। दरअसल इससे पीछे तो मोदी और इस प्रक्रिया के भीतर गृह मंत्री अमित शाह यह तमाम परिस्थितियां एक झटके में बताती हैं। क्या वाकई में कुछ हो रहा था, या इस दौर में सत्ता में रहने के लिए इस देश के अलग अलग प्रांतों में जो बार बार नजर आता है कि कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है, कैसे सांसद बिक जाते हैं और फिर कहा जाता है कि वह तो बिकने को तैयार थे, हमारी क्या गलती है? तो क्या डराना धमकाना, खरीद फरोख्त करना, चुनाव अधिकारी को भी अपने साथ खड़े कर देना, तो उसके बाद लोकतंत्र बचा कहाँ और लोकतंत्र बचेगा कैसे? यह सवाल दरअसल इस फैसले के भीतर छुपा, क्योंकि अगर 3 पार्षद शिफ्ट हो गए और बीजेपी में आ गए तो कल्पना कीजिए कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर यह आता है कि उस वक्त का चुनाव रद्द किया जाता है, क्योंकि जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया, अब यह चुनाव दोबारा होगा एक झटके में। जो 16 पार्षद और 1 सांसद जो कुल मिलाकर 16 बीजेपी के साथ थे, उनमें 3 पार्षद तब आम आदमी पार्टी के जुड़ जाते तो इस वक्त बीजेपी के साथ तो वह 19 उनकी तादाद हो जाती और एक झटके में इंडिया अलायंस घटकर 17 हो जाता। यानी कि दोबारा यह चुनाव कराने की परिस्थिति में भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा। इससे एक पूरी लकीर और पूरी रूपरेखा और एक पूरा स्क्रिप्ट जो लिखा गया और सिर्फ 36 घंटे पहले ही वह 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे, तो क्या भारत की राजनीति सत्ता को लेकर इतनी बेचैन हो चली है कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र बचे या ना बचे, उसको दफन करने की जरूरत ही क्यों ना पड़े, लेकिन सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। क्या एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है? क्या यह सिर्फ एक मेयर के चुनाव तक और उसके बाद की परिस्थितियां भी बतलाती हैं? क्योंकि जो नज़ारा इस देश के अलग अलग विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम आधे दर्जन राज्यों में नजर आ चुका है, वो कर्नाटक हो, वो उत्तराखंड हो, वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य क्यों ना हो जहां पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट करा लिया गया, क्या यह सारी परिस्थितियां बताती हैं कि भारत के सत्ता की खातिर अब लोकतंत्र को और या उस लोकतंत्र को जिस लोकतंत्र के आश्रय सत्ता में आया जाता है, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, इन्होंने ही पूरे खेल को पलट दिया और यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक मेयर चुनाव को लेकर आई है। तब कई किताबें खुलेंगी अलग अलग राज्यों की राजनीतिक तौर पर, क्योंकि देखा गया कि शिवसेना कैसे टूटी, देखा गया शिवसेना के बाद चुनाव आयोग ने किस तेजी से काम किया और यह भी समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि दरअसल गवर्नर की भूमिका असंवैधानिक थी, गैर कानूनी थी। बावजूद इसके महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, एनसीपी टूटी तो चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, मौन धारण कर लिया जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता शरद पवार को पकड़ना पड़ा। और अब सवाल यह है कि किसके पास सिंबल होगा, यह बात अब आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन जो शिवसेना के साथ हुआ, उनसे मैसेज इस देश में साफ कर दिया कि जब अलग अलग स्वागत संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता के लिए ही काम करती हुई नजर आने लगेगी, तो सिर्फ फिर लोकतंत्र की क्या बात और लोकतंत्र को लेकर कौन सा सवाल इस दौर में खड़ा होगा। यह परिस्थिति जिसको लेकर संकट चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए बड़ा हो गया था, क्योंकि यह कैमरे में कैद था, यह कागज पर किए गए दस्तखत और लगाए गए निशानों के बीच था, यह ईवीएम मशीन नहीं थी। अगर ईवीएम मशीन होती तो हो सकता था कि वहाँ वीवीपैट ना होता, और होता तो वह भी गड़बड़ होता। इस दौर में यह भी सवाल इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के वकील ही देश भर में घूम घूम कर बता रहे हैं, बाकायदा मशीन हाथ में लेकर। तो क्या भारत की राजनीति सत्ता की खातिर न सिर्फ लोकतंत्र को दफन करने को तैयार है, बल्कि उसी लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर जो लोकतंत्र के पिलर हैं वह भी सवाल खड़े करने की स्थिति में नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर फोर्थ स्टेट यानी कि मीडिया
की भूमिका जो 30 जनवरी को हुआ, उस दौर के बाद अब आप गोदी मीडिया को देखिएगा तो देश के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल, उनमें प्राइम टाइम में जो बुलेटिन करके वाले एंकर, अगर उनको आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। और एक झटके में यह सवाल होगा, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह खबरों की विश्वसनीयता के जरिए इस देश में लोगों को सच बताना उनका काम है। उन्होंने जो व्याख्या की वो पूरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करते हुए खारिज कर दी। अब क्या होगा, यह सारे सवालों का जवाब शायद नहीं मिलेगा। सवाल सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या एक चुनाव के बाद इस देश के दूसरे चुनाव में अब जब लोकतंत्र हड़पने का काम चलेगा तो वह बहुत निगरानी के साथ होगा, जिसमें कोई कैमरा पकड़ ना जाए, कोई बैलेट पेपर बचे ही नहीं और सब कुछ टेक्निकली होता चला जाएगा। लोकतंत्र को यह टेक्निकली हड़पती हुई नजर आएगी और उसके बाद संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, यह भी एक सवाल तो नहीं होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच यही है, इस देश में 20 दिनों तक जो सत्ता ने खामोशी बरती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले सत्ता परिवर्तन के साथ जब सत्ता अपने हाथ में रहे, इसके लिए हाथ ट्रेंडिंग या जो सिर्फ पार्षदों को लेकर पूरा खुला देश के सामने आकर खड़ा किया, इसको लोकतंत्र का चीरहरण कीजिए। आप खरीद फरोख्त डर तमाम चीज़ों का जिक्र करिए, लेकिन यह मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि यह तो सिर्फ 36 वोटों का सवाल था। इस बार तो लोकसभा में तकरीबन 100 करोड़ वोटर है और 100 करोड़ वोटरों में से वोट जो परसेंटेज रहेगा, अगर 60 भी रहता है तो मतलब 60 करोड़ वोट पड़ेंगे। इन 60 करोड़ वोट में अगर पिछली बार की तुलना में देखिए तो 37% बीजेपी को पड़े थे, बाकी विपक्ष में पड़े थे। उसमें एकजुटता हो या ना हो, लेकिन जब प्रोग्रामिंग के आश्रय ईवीएम का जिक्र पूरे देश में हो रहा हो तो सवाल सुप्रीम कोर्ट से अब पूछा जाना चाहिए। आपने देख लिया सब कुछ मेयर के चुनाव में, अब सवाल ईवीएम का है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के भीतर डायरेक्टर जो हैं वह बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी तक मौजूद हैं। एक दो नहीं, 4 डायरेक्टर जो कंपनी ईवीएम बनाती है। कोई भी उन सवालों को दोबारा दोहरा पाएगा जिसका दोहराने का जिक्र एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने की। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर किया था, पूछा था सत्ता से, मोदी सरकार से पूछा था, जब आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो वह चुनाव आयुक्त आपसे सवाल कैसे करेगा। अब का सवाल सबसे बड़ा यही है, सब कुछ अपनी हथेली में समेटते हुए राजनीति सत्ता ने धीरे धीरे कहीं लोकतंत्र को भी अपनी हथेली में समेट तो नहीं लिया है और एक छिद्र नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका पर्दाफाश कर दिया। तो क्या यह न्याय की जीत और इस देश के भीतर कुछ बचा हुआ है, सिर्फ यही उसकी आस भर है। आज का इतना ही था और आगे की खबरें आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।